चलो गाइस, तो आज हम क्या शुरू करने वाले हैं? आज हमको शुरू करना है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो भाई बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है। पहले तो ये समझ लो, डरना बिल्कुल नहीं है। सीओए से तो आसान ही है, तो अगर आप लोगों को सीओए में डर नहीं लगा तो इसके अंदर तो डरने वाली कोई ऐसी चीज है ही नहीं, है ना। तो सिर्फ एक दो चीजें हैं जिनके ऊपर मैं आपसे जब कहूं उसके ऊपर फोकस रखते रहिएगा, एंड आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में कभी कोई चीज परेशान नहीं करेगी। तो हम शुरू करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले मैं डिफाइन कर देता हूं कि सर ये जो सब्जेक्ट है इसका सिलेबस क्या है। तो इसी ऑर्डर में पढ़ेंगे भी, इसलिए थोड़ा सा इस चीज को नोट डाउन कर लो। मुझे फ्लो ऑफ सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, तो उस चीज के ऊपर फोकस रखना। तो सबसे पहले आज की जो क्लास होगी ये बेसिक क्लास है। इसके अंदर हम सिर्फ देखने वाले हैं क्या, इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यही क्लास है, तो इसी को पढ़ेंगे सर। ठीक है, चलो ये तो बेसिक सी चीज है जिसको आज हम शुरू करेंगे, आज खत्म कर देंगे, आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगी क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा जो सेकंड टॉपिक होगा दैट इज गाइस, 1 मिनट के लिए थोड़ा वेट कीजिएगा। शायद ये वाला पेन इस वाले फॉर्मेट में काम ना करे, तो मुझे एक बार क्रॉस चेक करवा लेने दीजिए। हाँ 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 हाँ, 1 सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा। इसको बंद करो। चलो गाइस, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में पेन दूसरा आ जाएगा, तब तक के लिए हम रिज्यूम करते हैं। तब तक नॉर्मल मोड में ही काम करते हैं, मुझे भागने नहीं दिया जाएगा। चलो, तो ये था हमारा पहला टॉपिक, इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम में दो टॉपिक के सबसे ज्यादा वेटेज है, कौन कौन से? प्रोसेस मैनेजमेंट एंड मेमोरी मैनेजमेंट। तो जो सेकंड आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज प्रोसेस मैनेजमेंट। सर इसके अंदर क्या क्या होने वाला है? तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि प्रोसेस क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस, दैट व्हाट इज अ प्रोसेस। ठीक है, जब हमको प्रोसेस समझ में आ जाएगी, तो प्रोसेस को जब हम डिस्कस करेंगे तो हमको पता चलेगा, अरे ये तो कोई ऐसी चीज है जो सिस्टम के ऊपर एग्जीक्यूट करती है। तो कोई भी चीज एग्जीक्यूट कहां करेगी सिस्टम में? सीपीयू के ऊपर। तो प्रोसेसेस को किस तरीके से सीपीयू पर शेड्यूल किया जाएगा, उसके लिए विल डिस्कस डिफरेंट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। ठीक है, और इसके बाद आता है भैया प्रोसेस मैनेजमेंट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे जनरली लोगों को डर भी लगता है, लेकिन अगर मैं सामने हूं तो डरने की आपको जरूरत नहीं है। धीमे धीमे चीजों को ग्रास्प करने की कोशिश करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर साल इससे एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। सो दैट विल बी सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म, और सिंपली सिंक्रोनाइजेशन। Once we'll be done with this, we'll see the concept of concurrent programming. Then we'll see the concept of deadlock. ये सारी चीजें आपकी सुनी हुई सी है ना। And then we'll see the concept of threats. क्लियर है भाई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? पहले ये क्लियर कर दो, बहुत दिनों बाद मिले हैं
ऑल क्लियर, गुड इवनिंग सर। ये फुल कोर्स होगा यूट्यूब पे? मनीष शर्मा, नहीं ये फुल कोर्स नहीं होगा यूट्यूब पे, ये प्रतिज्ञा बैच का कोर्स है। तो जब तक ये प्रतिज्ञा बैच की क्लासेस यूट्यूब पर चल रही हैं, सिर्फ ये तभी तक के लिए आपको फ्री मिलने वाला है, उसके अलावा ये यूट्यूब पर फ्री अवेलेबल नहीं होगा। सर ये ओनली प्रतिज्ञा बैच के लिए है या लाइव बैच के लिए भी? बेटा ये प्रतिज्ञा बैच और लाइव बैच दोनों के लिए है, दोनों के ऊपर चल रहा है, प्रतिज्ञा बैच और लाइव बैच दोनों के लिए है ना। एज फार एज आई नो, तो सबसे पहली चीज तो ये समझ लो कि ये अभी शुरू हुआ है। तो जहां तक मेरा जो सर से डिस्कशन हुआ था, ये जो बैच है ये प्रतिज्ञा और लाइव ऐप, जो दोनों ही एक्चुअल में लाइव ऐप के कोर्सेज हैं, लेकिन जो फुल कोर्स लाइव ऐप है और प्रतिज्ञा, दोनों के लिए ये कॉमन कोर्स है। ठीक है, तो इसके ऊपर और अपडेट मैं आपको कल वाली क्लास में अच्छे से दे पाऊंगा। ठीक है, तो ये था प्रोसेस मैनेजमेंट। तो ये 6 चीजें हैं डिफरेंट जो हम प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर? सर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सिंक्रोनाइजेशन। ऑब्वियसली इससे हर साल क्वेश्चन आता है, लेकिन ये एक बिल्कुल हलवा सा चीज होगी, आपको इसको करने में बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होने वाली। तो यहां पर इस पूरी चीज में जो सबसे ज्यादा समझने लायक चीज होगी वो कौन सी होगी भैया? सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, तो वंस यू आर डन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट, विल मूव टू द थर्ड टॉपिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट। तो सर इसमें क्या क्या है? तो सबसे पहले ये देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम और सीओए दोनों एक दूसरे से हाथ मिला करके चलते हैं, मैं हमेशा कहता हूं। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो हम सीओए में डिस्कस करते हैं, और उसका मैं एक हल्का सा क्विक रिव्यू दूंगा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में। और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पहले हो रहा है तो मैं वो सारी की सारी चीजें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्सप्लेन कर दूंगा, और सीओए में फिर उसका क्विक रिव्यू दे दूंगा। दोनों में से उन चीजों को कहीं भी पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मेमोरी मैनेजमेंट, इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे रैम चिप इंप्लीमेंटेशन। व्हाट डू आई मीन बाय रैम चिप इंप्लीमेंटेशन? कि अगर मेरे पास स्मॉलर साइज की मेमोरी चिप्स अवेलेबल हो और मुझे लार्जर साइज की मेमोरी चिप इंप्लीमेंट करनी हो, तो मैं स्मॉलर साइज की मेमोरी चिप को किस तरह से अरेंज करता हूं कि मुझे लार्जर साइज की मेमोरी चिप मिल जाए। तो फर्स्ट थिंग होगी जो हम डिस्कस करेंगे, दैट विल बी रैम चिप implementation. Then we'll have a little discussion about loading and linking, that how a program will be loaded and linked in the memory space. Then comes the third most important topic of operating system, which is related to memory management. मिला क्या? इसको हटा दो। Oh great, good, good news. चलो बाकी ये चलेगा, मैं ये और देख लूं? नहीं, इसको लिखते टाइम उसको बंद करूं और बाकी टाइम उसको रहने दो। ओके ठीक है, थैंक यू, समझ गया मैं, समझ गया। तो अब इसको हटा देता हूँ। थैंक यू। चलो, लोडिंग एंड लिंकिंग। जो थर्ड चीज होगी वो होगी एड्रेस बाइंडिंग। तो भाई ये क्या है? यही तो पढ़ा है सर हमने मेमोरी मैनेजमेंट में, हमने यही चीज पढ़ी है, जिसको आप पेजिंग बोलते हो, जिसको आप सेगमेंटेशन बोलते हो। वो क्या है कि आपका सीपीयू एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, उसके करस्पॉन्डिंग एक फिजिकल एड्रेस होता है। तो यू नीड टू बाइंड द सीपीयू जनरेटेड लॉजिकल एड्रेस विथ योर फिजिकल एड्रेस एट विच द डिजायर्ड डेटा विल बी प्रेजेंट, है ना। तो आपका जो प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम प्रोसेस नहीं बोल रहा हूं, आपका जो प्रोग्राम होगा वो बाय डिफॉल्ट कहां पर रखा होगा? सेकेंडरी मेमोरी में रखा होगा। ठीक है, जब भी उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होगा तो वॉन न्यूमैन मॉडल क्या कहता है कि भैया जिस भी प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, उस प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन और डेटा पहले कहां अवेलेबल होने चाहिए? मेमोरी में अवेलेबल होने चाहिए। कौन सी मेमोरी? मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या रैम, जिसको आप बोलते हो। सबसे पहले वो प्रोग्राम वहां अवेलेबल होना चाहिए। इसका मतलब, और वो एड्रेस कौन सा होता है? जो मेन मेमोरी का एड्रेस है, वो एड्रेस है आपका फिजिकल एड्रेस। और सीपीयू जो एड्रेस जनरेट करता है वो कौन सा एड्रेस जनरेट करता है? सीपीयू एड्रेस जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेस। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे जिनको हम धीमे धीमे और डिटेल में डिस्कस करते चले जाएंगे। अभी आप लोगों के मन में शायद उतना क्लियर ना हो कि सर ये लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, लेकिन लॉजिकल एड्रेस इज करस्पॉन्डिंग टू योर सेकेंडरी मेमोरी, कि आपका जितना भी सेकेंडरी मेमोरी का स्पेस है, आपका जो सिस्टम है उसके अंदर रखे हुए प्रोग्राम को अपना स्पेस कंसिडर करके चलता है, और उसके अंदर ये पूरा का पूरा स्पेस सीपीयू के लिए शेयर्ड है। लेकिन मेन मेमोरी के अंदर जो भी प्रोसेस आएगी, उस प्रोसेस को जो स्पेस एलोकेटेड होगा वो सिर्फ और सिर्फ उसी प्रोसेस के लिए होगा। इसका मतलब लॉजिकल एड्रेस प्रोसेस के बीच में शेयर हो सकता है, लेकिन फिजिकल एड्रेस प्रोसेस शेयर नहीं करती। यही कॉन्सेप्ट होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, लॉजिकल एड्रेस कैन बी शेयर्ड बट फिजिकल एड्रेस कैन नॉट बी शेयर्ड। यस और नो?
सर मेरे कुछ सब्जेक्ट रह रहे हैं लाइक डीएमजीटी सीएनओएस, तो मुझे प्रतिज्ञा बैच लेना चाहिए या स्मार्ट कोर्स? मनीष, आई वुड सजेस्ट स्मार्ट कोर्स जब चालू होगा तब चालू होगा, तब तक के लिए बिल्कुल वेट मत करो। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, है ना? तो समझो आपको बहुत सारी चीज़ें और भी साथ में मिल रही हैं, तो मैं बिल्कुल भी आपको ये मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप सीरियस हो, क्योंकि जैसा मुझे लगता है कि आपने ऑलमोस्ट सारे ही लेक्चर देखे हैं, मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे लेक्चर्स में देखा है, जितने भी मैंने यूट्यूब पर लिए हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर सीरियस हो तो बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो। जितना जल्दी आप अपनी इस प्रिपरेशन को आगे बढ़ा लोगे उतना ही अच्छा होगा। बेटा श्याम, सीओए तो अब रिज्यूम कर देंगे, बाद में रिज्यूम कर देंगे, क्योंकि सीओए का पूरा जो लाइव कोर्स था स्मार्ट कोर्स वाला, वो पूरा आप लोग प्रीमियर में देख चुके हो। उसके अंदर जो क्वेश्चंस मैंने डिस्कस नहीं किए हैं वो डेफिनेटली मैं सीरीज में लेकर के आऊंगा यूट्यूब पे, वो हम डिस्कस करेंगे। तो यार लेकिन सबसे पहले तो देखो, लास्ट में मैं आप लोगों को पूरा दिल भर के भरपूर टाइम दूंगा, आपको जो पूछना हो मुझसे पूछ लेना, लेकिन अभी सीओ या डीएमजीटी को बीच में लेकर के मत आओ। अगर आपके अभी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो वो आप यहाँ पर डेफिनेटली पूछ सकते हैं, ठीक है? लेकिन सीओ या डीएमजीटी को अभी यहाँ पर लेकर के मत आओ, अदरवाइज थिंग्स विल बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जो लोग पहली बार ओएस देख रहे होंगे उनको लगेगा ये कहाँ की बातें कर रहे हैं, इधर उधर की बातों में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है ये आदमी, नहीं, ठीक है? तो एड्रेस बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट है। एड्रेस बाइंडिंग में हम क्या क्या देखेंगे भैया? एड्रेस बाइंडिंग में हम सबसे पहले देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पेजिंग, that how paging concept can be used to translate the CPU generated logical address into physical address. Then we'll see multi-level paging. We will also see that why multi-level paging is required. So the idea is, सर पेजिंग तो थी, फिर मल्टी लेवल पेजिंग की क्यों जरूरत पड़ी? तो ये सारी चीजें इंट्यूटिव हैं, जब तक आप चीजों को समझने की कोशिश नहीं करोगे इट्स लाइक हाँ पेजिंग होती है, हाँ मल्टी लेवल पेजिंग होती है, लेकिन दोनों की ही जरूरत क्यों है ना? तो एक स्पेशल टाइप की पेजिंग होती है जिसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड पेजिंग। ये तीनों के साथ हमारा पेजिंग का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद वी विल मूव टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सेगमेंटेशन। सो व्हाट इज सेगमेंटेशन, ये डिस्कस करेंगे। हाउ सेगमेंटेशन इज यूज, ये डिस्कस करेंगे। और फिर देखेंगे अगर सेगमेंटेशन का यूज हो रहा है तो क्या सेगमेंटेशन के कॉन्सेप्ट के साथ में भी पेजिंग का अप्लाई किया जा सकता है? तो देन वी विल सी सेगमेंटेड पेजिंग। क्लियर? तो ये जो 5 टॉपिक है इनके साथ आपका ये एड्रेस बाइंडिंग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट में मैं एक और चीज देखूंगा जिसको मैं बोलता हूं वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट। व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट? सर आपने अभी अभी एक चीज बोली, क्या बोली? कि आप जिस भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना चाहते हो वो प्रोग्राम अलॉन्ग विद इट्स डेटा एग्जीक्यूशन से पहले मेन मेमोरी में अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर आपके पास सफिशिएंट मेमोरी स्पेस ही अवेलेबल ना हो और आप किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना चाहते हो? तो ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास सफिशिएंट मेमोरी स्पेस अवेलेबल नहीं होगा देन वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी। आप लोगों ने पढ़ा होगा डिमांड पेजिंग, ठीक है? फीफो और LRU, ये जो सारी हैं रिप्लेसमेंट पॉलिसीज हैं जो पेजेस को रिप्लेसमेंट करने के काम में आएंगी जब हम डिमांड पेजिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्लियर है भाई? सबसे पहले तो मुझे बताओ, यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी हलचल दिखाई नहीं दे रही है, ना तो लाइव वेब के कमेंट सेक्शन में मुझे कोई हलचल दिखाई दे रही है और ना ही यूट्यूब के उसमें मुझे कोई हलचल दिखाई दे रही है। तो आप लोग हो भी या सो गए हो भी या सो गए हो? क्लियर करो फटाफट भाई। यूट्यूब वाले एक बार हाई करने के बाद सारे गायब हैं। सॉरी यूट्यूब वाले नहीं, लाइव वेब वाले जो स्टूडेंट्स हैं आपके किसी के कमेंट मुझे यहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अगर आप लोग यहां पर हैं तो प्लीज लेट मी नो। बोलो बोलो बोलो। सर वो अरे कबीर के बाद कोई है ही नहीं। गुड इवनिंग, यस सर, क्लियर। हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग पंकज सर, कैसे हैं आप? गाइज मैं लाइव वाले स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ, लाइव ऐप पर मुझे कोई भी कमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। एक मिनट, लेट मी चेक, मुझे इशू तो नहीं है। हाँ हाँ भाई दिखाई दिए, वो मूव नहीं हो रहा था इसलिए दिखाई नहीं दे रहे थे। सॉरी, मुझे लगा कि वो उसको सेट करके गए हैं। बहुत देर से आ रहे हैं भाई, बहुत सारे कमेंट्स नहीं देखे मैंने आप लोगों के। सॉरी, अगर किसी ने कोई डाउट पूछा हो तो वापस से पूछ लीजिएगा। आकाश सर, प्रतिज्ञा में सीओए आप पढ़ाओगे ना? हाँ भाई, सीओए तो हर जगह मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है? जिसके जो भी डाउट है वो पूछ लीजिएगा।
बहुत सारे मैसेजेस मेरे स्किप हो गए जो मैं लाइव वेब पर नहीं देख पाया हूं, सो इट्स ओके। चलो ओके गाइस, तो ये होगा सारा मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड। इसके बाद मैं एक लास्ट छोटा सा टॉपिक डिस्कस करूंगा, वो होगा फाइल सिस्टम एंड आईओ मैनेजमेंट। तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे, यूनिक्स फाइल सिस्टम कैसे इंप्लीमेंट होती है, डॉस फाइल सिस्टम कैसे इंप्लीमेंट होता है। सो फाइल सिस्टम एंड आईओ मैनेजमेंट, इसका मतलब आपके जो आईओ डिवाइसेस हैं लाइक डिस्क, उनके साथ कैसे कम्युनिकेशन करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो दैट विल बी द लास्ट टॉपिक। ठीक है, पुराने सिलेबस में आपको प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अब आपको उस प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी वाले टॉपिक के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करना है, बिकॉज दैट पोर्शन इज नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ गेट एग्जामिनेशन। तो अगर कोई उस चीज से परेशान है तो उस चीज को बिल्कुल मत देखना कि सर आपने प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी के बारे में नहीं बताया और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, लेकिन वो पास्ट है। अब उस टॉपिक को गेट के सिलेबस से हटा दिया गया है, वो वहां पर अवेलेबल नहीं है। चलो, तो भाई क्या क्या देखा हमने, तो सर आप बहुत सारी बातें कर ली हो। सबसे पहले आज की क्लास में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड। तो गाइस, आपका जो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर 40% वेटेज जो होगा वो होगा इस प्रोसेस मैनेजमेंट वाले टॉपिक का। ठीक है, एंड ऑलमोस्ट इतना ही 40% का जो वेटेज होगा वो होगा मेमोरी मैनेजमेंट के टॉपिक का। ऑब्वियसली सर दिख भी रहा है, इतना सारे टॉपिक तो आपने यहीं पर लिखे हैं। ठीक है, और इन्हीं दो टॉपिक से जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम में हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन्हीं दोनों टॉपिक से जनरली सिस्टम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर कुछ टॉपिक्स होंगे जैसे आप सोच रहे होंगे कि सर ये थ्रेड्स वगैरह, तो इनसे जो क्वेश्चंस आएंगे वो हमेशा थ्योरेटिकल होंगे। तो इनके अंदर कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, लेकिन इनके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता, तो इस चीज को भी ध्यान रखना। क्या बोल रहे हो सर? सर ओएस के लिए एक्स्ट्रा कुछ बुक रेफर करना है ना? क्या नाम है आपका? प्रणीता, अगर आपको बुक रेफर करना चाहते हो, अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है, अगर आपको सारे कोर्सेज करने के बाद टाइम मिल पाता है, तो आप गैल्विन या शिल्बर्स को रेफर कर सकते हो। बट एज फार एज गेट एग्जामिनेशन इज कंसर्न एंड दी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू गेट एग्जामिनेशन आर कंसर्न, मैं वो सारी की सारी चीजें आपसे यहाँ पर लेक्चर बाय लेक्चर डिस्कस कर लूंगा। तो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चीज मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर आप थ्योरेटिकल लेवल पे और इन डेप्थ नॉलेज लेना चाहते हो किसी पर्टिकुलर चीज की, अगर आपको कोई ऐसी चीजें जो मैंने डिस्कस नहीं की हो, शायद क्योंकि वो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगर आप उस चीज को समझना चाहते हो तो उसके लिए आप रेफरेंस बुक का यूज कर सकते हो, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली। क्लियर? सो गाइस, दैट विल बी ऑल फ्रॉम द सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम कहां से शुरू करेंगे सर? आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड। क्या ही करेंगे सर, जीवन भर से यही तो सुनते आ रहे हैं दैट व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बोलो भैया, क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस। कहां पर? बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर, क्योंकि आपका जो यूजर है वो डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो कुछ ना कुछ आपको अवेलेबल करवाना था जिसका यूज करके आपका यूजर हार्डवेयर के ऊपर काम कर पाए। ठीक है, सो व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? जस्ट नोट डाउन। तो अब हमारा शुरू कर देते हैं हम इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड वाला पोर्शन। क्या है सर ये ऑपरेटिंग सिस्टम? सर ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है बिटवीन यूजर। सो जस्ट नोट डाउन द डेफिनेशन। जो यूट्यूब वाले स्टूडेंट हैं वो भी नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन जो लाइव वेब वाले स्टूडेंट हैं उनको तो पता ही है कि विशाल सर को लिखवाने में बहुत मजा आता है, क्योंकि मुझे मालूम है आप बाद में भूल जाते हो, कुछ याद नहीं रखते हो, चीजों की फ्लो होना जरूरी है। तो उसको देख करके चलो, जस्ट नोट डाउन। ऑपरेटिंग सिस्टम, टोटल ऑपरेटिंग सिस्टम कितने मार्क्स का आता है बेटा? ये मान लो 7 to 10 मार्क्स के बीच में वेरी करता है। तो क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम is an interface between user and hardware। ठीक है, सो ये क्या है? एक इंटरफेस है बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ठीक है सर, व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? तो समझना बात को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके सिस्टम में जितनी भी सारी चीजें हैं वो सारे हैं रिसोर्सेज। क्या हैं? रिसोर्सेज। रिसोर्सेज दो टाइप के हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर टाइप के रिसोर्सेज लाइक फाइल सिस्टम एंड फाइल्स एंड ऑल, या फिर आपका सिस्टम जो आप देख रहे हो वो तो पूरा का पूरा है ही। मेन मेमोरी आपका एक हार्डवेयर है, ठीक है, प्रिंटर आपका एक हार्डवेयर है। तो ये जो सारे के सारे रिसोर्स हैं, इन सबको मैनेज करने का काम, इसका मतलब इन रिसोर्सेज को किसी प्रोसेस को अलोकेट करने का काम और किसी प्रोसेस से रिसोर्सेज को डी अलोकेट करवाने का जो काम है वो कौन करता है? वो काम करता है भैया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। सो नेक्स्ट पॉइंट नोट डाउन। ऑपरेटिंग सिस्टम behaves
एज रिसोर्स मैनेजर और रिसोर्स अलोकेटर। सर सबसे पहले तो ये रिसोर्स क्या है? रिसोर्स वो सारी चीजें जो डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में है या ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। तो हार्डवेयर पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का के कंट्रोल में है। हार्डवेयर को आप अपने लेवल पे कोई भी यूजर उसके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता, तो वो रिसोर्स हो गया। या फिर जो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, जैसे सिस्टम कॉल्स, अगर आप लोगों ने कभी सुना हो फोर्क सिस्टम कॉल, या तो फिर आप लोगों ने अपने जो सीमाफोर्स हम यूज करेंगे तो वो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ही रिसोर्सेज हैं। तो वो सारी चीजें, एनीथिंग which is under the control of operating system will be resource। अब आपके जो रिसोर्स हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं सर। कौन कौन से? एक हो सकता है हार्डवेयर टाइप रिसोर्स, या तो आपके जो रिसोर्स हैं वो सॉफ्टवेयर टाइप भी हो सकते हैं। तो हार्डवेयर टाइप के रिसोर्सेज तो आपको दिख ही रहे हैं। कौन से सर? मेमोरी हो गई, है ना। सो मेमोरी, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेमोरी पूरी की पूरी एक प्रोसेस को अलोकेट हो ये तो जरूरी नहीं है। मेमोरी का कुछ पोर्शन एक प्रोसेस को अलोकेट होगा, कुछ रिमेनिंग पोर्शन दूसरी प्रोसेस को अलोकेट होगा। अगर मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है तो बहुत सारी प्रोसेस एक साथ मेमोरी में हो सकती हैं, तो अलग अलग प्रोसेस को अलग अलग मेमोरी स्पेस अलोकेट होगा। तो किस प्रोसेस को कौन सा मेमोरी स्पेस मिलेगा, कितना मेमोरी स्पेस मिलेगा, कितने टाइम के लिए मेमोरी स्पेस मिलेगा, ये सारी की सारी चीजें कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। सिमिलरली कौन सी प्रोसेस कब किस फाइल को, कौन सी प्रोसेस कब किस फाइल को एक्सेस कर सकती है, ये भी किसके कंट्रोल में है? ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में है। ऑपरेटिंग सिस्टम ने जिस यूजर को ये परमिशन दी होगी कि वो उस रिसोर्स को एक्सेस कर पाए, उस फाइल को एक्सेस कर पाए, सिर्फ वही प्रोसेस आपके फाइल को एक्सेस कर पाएगी, अदरवाइज वो फाइल को एक्सेस नहीं कर पाएगी। क्लियर? ओके चलो, तो ये हो गया आपका भैया एक बेसिक सा डेफिनेशन कि भैया ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ नहीं है, इट इज अ रिसोर्स मैनेजर। ठीक है, चलो अब यहां से हम एक और इंपॉर्टेंट चीज लेके चलते हैं। बहुत सारी बेसिक सी डेफिनेशन है, आपने बहुत सारी डेफिनेशन सुनी होगी। सर हमने तो ये भी सुना है कि इट बिहेव्स लाइक अ गवर्नमेंट, हमने तो ये भी सुना है दैट इट प्रोवाइड्स द प्लेटफॉर्म फॉर द एप्लीकेशन डेवलपमेंट ऑफ द यूजर प्रोग्राम। तो ये सारी की सारी ही फंक्शनैलिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम की। सो डोंट वरी, हम भी लिख लेते हैं। सर लिखवाने में तो आप माहिर हो, तो हम भी लिख लेते हैं। क्या होगा नेक्स्ट? क्या हो सकता है? इट कंट्रोल्स, क्या कंट्रोल करता है? आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होगा, इसका मतलब कब कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा सीपीयू पर, ये कौन कंट्रोल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इट कंट्रोल्स एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, इसके अलावा फॉर डेवलपमेंट ऑफ यूजर एप्लीकेशन। ये सारी की सारी बेसिक डेफिनेशन। देखो भाई, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो आप लोग बोलोगे सर हमने तो ये वाली डेफिनेशन पढ़ी थी, सिर्फ इसलिए लिखा रहा हूं, इसके अलावा इन चीजों का कोई मतलब नहीं है, इसके अलावा इनका कोई भी मतलब नहीं है ना। सब बेसिक सी चीज है कि ये क्या करता है। यस सर, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कौन कंट्रोल करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या प्रोवाइड करेगा? इट प्रोवाइड्स सेट ऑफ यूटिलिटीज, इट प्रोवाइड्स सेट ऑफ यूटिलिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ यूजर एप्लीकेशन। अब आपको अगर यूजर अपनी कोई एप्लीकेशन को डेवलप करना चाहता है तो वो सीधे के सीधे हार्डवेयर या फिर कहीं जा करके नहीं कर सकता। उसके लिए जो बेसिक नेसेसिटीज है, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम करते हो, वो प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो प्लेटफॉर्म आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो आप चाहे वो लिनक्स के ऊपर कर रहे हो, चाहे वो आप विंडोज के ऊपर कर रहे हो, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके ऊपर बेस, जिसके प्रोटोकॉल्स को यूज करते हुए आप अपना एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एप्लीकेशन का डेवलपमेंट करते हो। ठीक है, सो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लास्ट वन, it behaves
एज गवर्नमेंट। सो भारत की सरकार नहीं है, क्योंकि भारत की सरकार कभी भी कोई भी धोखा दे सकती है, लेकिन इसका जो काम है वो सारे के सारे मैनेजर। सो बेसिक व्हाट इज द टास्क ऑफ गवर्नमेंट, सो इट इज द मैनेजर। तो ये सारी की सारी को रिलेटेड डेफिनेशन ही है, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है, फालतू की थ्योरी है, लिखवा दी है मैंने, लिख लो और भूल जाओ। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात। अब मैंने क्या बोला था, ऑपरेटिंग सिस्टम बिहेव्स एज एन इंटरफेस। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कि आपके पास जो हार्डवेयर है उसमें क्या क्या होगा, आपके पास मेमोरी होगी, आपका जो पूरा सिस्टम है लाइक सीपीयू, राइट। सो लेट्स अज्यूम दिस इज योर सीपीयू। इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, हमने पढ़ा हुआ है, इसके अंदर रजिस्टर्स होते हैं, इसके अंदर कंट्रोल यूनिट होती है, इसके अंदर एएलयू होती है। ये सारे के सारे जो हार्डवेयर हैं, दे आर, इनके साथ आपका जो यूजर है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करता। आपका यूजर इन चीजों के साथ कम्युनिकेट करता है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसके साथ भी कम्युनिकेशन में काम आती है, इसके साथ भी कम्युनिकेशन में काम आती है। और ऐसा मत सोच लेना कि सर आपने इसको बाहर बनाया तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम बाहर बैठा हुआ कोई आदमी है क्या, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम कहां रिसाइड करता है भैया, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक्चुअल में रिसाइड करता है आपकी मेन मेमोरी में। जब आपका प्रोग्राम बूट होता है, जब आपका प्रोग्राम बूट होता है तो आपका बूट लोडर क्या करता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को उठा करके मेन मेमोरी में लोड कर देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो अ सॉफ्टवेयर, ये भी एग्जीक्यूट ही कर रहा है, तो इसके एग्जीक्यूशन के लिए इसका भी मेमोरी में अवेलेबल होना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा क्या, ये आपका यूजर है। सर ये बना बना करके क्यों दिखा रहे हो, भूलना नहीं, डेफिनेशन एक तीर से याद हो, यूजर होगा, आपके हार्डवेयर होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरफेस। ये आपका क्या है, इंटरफेस है। कुछ और भी बोलूंगा इसको मैं, ठीक है। अब आपकी जितनी भी यूजर एप्लीकेशन है, यूजर उनके साथ इंटरेक्ट करेगा, और वो यूजर एप्लीकेशन जो है वो किस चीज के ऊपर बेस्ड होंगी, वो सारी की सारी बेस्ड होंगी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। तो बेसिक गंदा सा डायग्राम। चलो, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को, आप में से कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये कर्नल क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपका कर्नल है। कर्नल कुछ अलग से नहीं है, कर्नल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज दी सेम थिंग। प्रिविलेज्ड मोड इज दी कर्नल मोड। इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से अगर आप कोई भी चीज काम कर रहे हो, इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रिविलेज में अगर कोई चीज एग्जीक्यूट हो रही है तो हम उसको बोलते हैं कि वो कर्नल मोड में काम कर रही है। अदरवाइज जनरली जो चीजें हैं वो किस मोड में काम करती हैं, अदरवाइज जनरली चीजें यूजर मोड में काम करती हैं। तो इसका डिस्कशन भी कर लेते हैं। चलो, यहां तक इतना सबको क्लियर है, ये बताओ, ये छोटी छोटी सी चीजें सबको क्लियर है, बताओ 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 बताओ, क्लियर है? तो अब जब आप बोलते हो कि सर यूजर ही ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर्नल है, इसका मतलब ये कर्नल ही ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज responsible for managing the hardware, therefore the kernel is responsible for management of hardware। एक ही बात है, सब घूम फिर के कहीं से भी कान पकड़ लो, लेकिन आपको डेफिनेशन अलग अलग देखने को मिल सकती है। कर्नल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ हार्डवेयर। चलो सर, तो बाकी सारी चीजों तो ठीक है, एक नई चीज सामने आई, क्या, कर्नल। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, ये कोई नई चीज नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, लेकिन इसको हमको समझने की जरूरत है कि ये क्या कहना चाह रहे हो। तो भाई आपका जो यूजर प्रोग्राम है वो दो डिफरेंट मोड में एग्जीक्यूट कर सकता है। सो कौन कौन से मोड है, एक है यूजर मोड और एक है कर्नल मोड। सर व्हाट डू यू मीन बाय यूजर मोड? यूजर मोड एक ऐसा मोड है जिसके अंदर आपका जो प्रोग्राम है वो सीपीयू के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम की किसी भी सर्विस को लिए बिना सीपीयू के ऊपर एग्जीक्यूट कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीजें हो सकती है, जैसे कि आपने किया कि आपने मेमोरी की एलोकेशन के लिए कोई इंस्ट्रक्शन लिख दिया। आपने क्या किया, आपके प्रोग्राम में एक ऐसा इंस्ट्रक्शन लिख दिया जो मेमोरी की एलोकेशन करवाना चाहता है। तो मेमोरी की एलोकेशन कौन करेगा? मेमोरी की एलोकेशन करने का काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो उस टाइम पर कौन सी चीज एग्जीक्यूट करेगी? उस टाइम पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम उस चीज को हैंडल कर रहा होगा। तो वहां पर हम बोलते हैं कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपका जो प्रोग्राम है वो कर्नल मोड में एग्जीक्यूट कर रहा है। इसका मतलब जब भी आप
ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज को एक्वायर कर रहे हो, जब भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, तब आप बोलते हो कि आपका प्रोग्राम कर्नल मोड में एग्जीक्यूट कर रहा है। जब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की किसी डेडिकेटेड सर्विस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप बोलते हो कि आपका प्रोग्राम यूजर मोड में काम कर रहा है। सो जस्ट नोट डाउन, यूजर प्रोग्राम कैन एग्जीक्यूट इन 2 मोड्स। यहां से एक नई चीज आएगी सिस्टम कॉल की। यूजर प्रोग्राम कैन एग्जीक्यूट इन 2 मोड्स। कौन कौन से सर? पहला मोड है यूजर मोड, और इसी मोड को हम नॉन प्रिविलेज्ड मोड भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा मोड है आपका कर्नल मोड। समझेंगे इनको, लिखेंगे कि क्या होती है, कौन सी चीज क्या है कर्नल मोड। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिविलेज मोड। इसका मतलब प्रिविलेज है, इसको कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस अवेलेबल हैं। ये जो काम कर सकता है वो यूजर मोड में एग्जीक्यूट होने वाला प्रोग्राम काम नहीं कर सकता। तो ये आपका प्रिविलेज मोड। इसी प्रिविलेज मोड को ही सुपरवाइज्ड मोड भी कहते हैं। क्या? चलो, अब एक चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सर, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट है? यस। हम जब सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉपर्टी को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हम सिंक्रोनाइजेशन में देखेंगे कि सिंक्रोनाइजेशन में कुछ कुछ रीजंस हैं जिनके कारण सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम आती है। कौन कौन सी रीजंस हैं सर? वहां पर जो रीजंस हैं वो कहते हैं कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन। सबसे पहले तो अगर मैं रीजन वाइज बात करूं तो वहां पर कोई कभी भी प्रियम्पशन नहीं होना चाहिए। अगर प्रियम्पशन हो रहा है, अगर रनिंग प्रोसेस प्रियम्प्ट हो रही है, प्रियम्प्ट होने का मतलब क्या? अगर मैं किसी प्रोसेस से फोर्सफुली सीपीयू छीन सकता हूं, अगर मैं किसी प्रोसेस से क्या अलोकेशन करता है, जगत क्या पूछ रहे हो तुम? क्या अलोकेशन करता है? क्या अलोकेशन करता है जगत? योर क्वेश्चन इज नॉट क्लियर, यू आर सेइंग सर क्या अलोकेशन करता है, इट्स नॉट क्लियर। ठीक है, सो जस्ट रिपीट द क्वेश्चन। यूजर मोड में हमने क्या बोला? हाँ, तो अगर आप रनिंग प्रोसेस को, सीपीयू के ऊपर कोई ना कोई प्रोसेस रन कर रही होगी, अगर आप उस प्रोसेस से सीपीयू को फोर्सफुली छीन पाओ तो मैं बोलता हूं कि प्रियम्पशन हो रहा है। और अगर आप किसी रनिंग प्रोसेस को फोर्सफुली सीपीयू से ना छीन पाओ तो आप बोलते हो कि वहां पर प्रियम्पशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बात समझना, अगर किसी प्रोसेस को छीन पाऊं इसका मतलब मैंने एक प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रही थी, उसको बीच में ही रोक दिया और उससे सीपीयू छीन लिया और फिर बाद में एक दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने दिया। इसका मतलब ये जो प्रोसेस थी, इसका जो टास्क था, ये जो भी काम करना चाहती थी, जब तक ये अपना वो टास्क, इसका कोई इंस्ट्रक्शन जो टास्क परफॉर्म करना चाहता था वो टास्क कंप्लीट होता, अगर उस टास्क के कंप्लीट होने से पहले आपने इससे प्रोसेस को, आपने इससे सीपीयू को छीन लिया, तो मैं कहता हूं कि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे, अच्छे से सुनना, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे उनका जो एग्जीक्यूशन था वो एटॉमिक नहीं था। एटॉमिक मतलब जिस चीज को बीच में तोड़ा ना जा सके। एटॉमिक, एटॉमिक मींस द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट, है ना? कर्नल मोड एलोकेट मेमोरी, यस ऑब्वियसली कर्नल मोड एलोकेट मेमोरी, राइट? चलो, तो अगर आप किसी सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को बीच में ब्रेक नहीं कर सकते तो आप बोलते हो कि वहां पर एटॉमिसिटी गारंटीड है। ठीक है, लेकिन यूजर मोड में, जीवन में, सुनना अच्छे से, यूजर मोड में हो रहे, एग्जीक्यूट हो रहे किसी भी प्रोग्राम की, यूजर मोड में एग्जीक्यूट हो रहे किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की एटॉमिसिटी को कभी भी गारंटीड नहीं कर सकते। ये बताया, सुन रहा हूं क्या बोल रहा हूं, उसको अच्छे से समझना। अगर यूजर मोड में कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, इसका क्या मतलब? एटॉमिसिटी इज नॉट गारंटीड। इसका मतलब बीच में उसको ब्रेक किया जा सकता है। इसका मतलब अगर यूजर मोड में कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो वहां पर चलते चलते उस प्रोग्राम को उठा करके, सीपीयू से उठा करके बाहर फेंका जा सकता है। जरूरी नहीं है कि वो कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक सीक्वेंस में हमेशा ही एग्जीक्यूट करे। ठीक है, चलो, तो अगर यूजर मोड की बात कर रहा हूं तो आप लिख सकते हो इन दिस मोड, अगर किसी को क्लियर नहीं है तो पूछ लेना, इन दिस मोड एटॉमिसिटी इज नॉट गारंटीड। कर ही नहीं सकते आप, कुछ भी कर लो,
हो सकता है, बाय डिफॉल्ट हो सकता है कि चीजें एटॉमिकली, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कभी भी एटॉमिकली एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, नहीं, वो हो सकती है, बाय डिफॉल्ट वो एटॉमिकली एग्जीक्यूट हो सकती है, लेकिन आप ये इंश्योर नहीं कर सकते कि वो चीज हमेशा ही एटॉमिकली एग्जीक्यूट हो सकती है। किसी दिन उठ करके बीच में आपकी कोई दूसरी प्रोसेस रनिंग प्रोसेस को उठा करके सीपीयू से बाहर फेंक सकती है, अगर आप यूजर मोड में काम कर रहे हो तो। लेकिन कर्नल मोड में मैं एटॉमिसिटी को गारंटीड कर सकता हूं। कर्नल क्या है भैया, अगर आप किसी भी, समझना बात को, इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करो, कुछ चीजें हैं जो रिलेटेड हैं। तो अगर मैं किसी रनिंग प्रोसेस को, अगर मैं कोई रनिंग प्रोसेस है सीपीयू को, अगर उसको सीपीयू से प्रीएम्प्ट कराना चाहता हूं, तो ये किस चीज के थ्रू होगा, ये होगा इंटरप्ट के थ्रू। ये किस चीज के थ्रू होगा, इंटरप्ट के थ्रू। लेकिन कर्नल मोड में मैं ये गारंटी कर सकता हूं कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बोल दे कि भाई अभी जब तक मैं एक पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर रहा हूं, तब तक मैं इंटरप्ट के लिए चेक ही नहीं करूंगा। तो अगर थ्रेड प्रोसेस इज एटॉमिक, नो, है ना, तो तब तक मैं चेक ही नहीं करूंगा कि कोई इंटरप्ट आया है या नहीं। और अगर इंटरप्ट आया ही नहीं है तो मुझको प्रीएम्प्ट कैसे करोगे? अगर मैं ये चेक ही नहीं कर रहा हूं इंटरप्ट आया है या नहीं, आ रहा होगा इंटरप्ट, आया होगा, मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी प्रायोरिटी ज्यादा है, पहले मैं काम करूंगा, उसके बाद मैं इंटरप्ट के बारे में सोचूंगा। इसका मतलब अगर मैं ये चीज इंश्योर कर पाऊं कि भाई मैं देखूंगा ही नहीं, अगर कोई और परेशान करेगा तो मैं उसको वैसे मतलब इधर से सुनूंगा, इधर से निकाल दूंगा, आंखें बंद कर लूंगा, हो ही नहीं तुम मेरे लिए, एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो वैसी वाली चीज कौन करता है? कर्नल करता है। कर्नल के अंदर हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिनको हम चाहते हैं कि वो हमेशा एक सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूट हो, बीच में कोई और प्रोसेस आकर के अपनी टांग ना अड़ाए, तो ये वाली चीज मैं कर्नल मोड में कर सकता हूं। सो जस्ट नोट डाउन, ये देखेंगे हम जब सिंक्रोनाइजेशन पढ़ेंगे, ये सारी चीजें वापस आएंगी। सो जस्ट नोट डाउन, लेकिन ये यहां पर रिवाइज करने के टाइम पर बहुत हेल्पफुल होंगी। सो इन दिस मोड एटॉमिसिटी कैन बी गारंटीड। चाहो तो, जरूरी नहीं है कि हमेशा ही ये चीजें एटॉमिक होंगी, लेकिन अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है कि मैं कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एटॉमिकली एग्जीक्यूट कराना चाहता हूं, तो वो हमेशा किया जा सकता है। इतना क्लियर सबको? पहले इतना बताओ, इतना क्लियर है सबको? चलो 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 बोलो, इतना क्लियर है कि आपका जो यूजर प्रोग्राम है वो दो मोड में एग्जीक्यूट कर सकता था, एक था आपका यूजर मोड, एक था आपका कर्नल मोड। तो सर अगर दो मोड में एग्जीक्यूट कर सकता था, तो जनरली आपका जो यूजर प्रोग्राम है वो किस मोड में एग्जीक्यूट करता है? जनरली आपका जो यूजर प्रोग्राम है वो यूजर मोड में ही एग्जीक्यूट करता है। जनरली आपका यूजर प्रोग्राम यूजर मोड में एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। सो जस्ट नोट डाउन दिस। यार ये पेन के कारण मैं थोड़ा परेशान हो जाऊंगा, बट एनीवे लेट्स मूव फर्दर। चलो सबसे पहले तो इसको बता देता हूं कि ये जो यूजर मोड और कर्नल मोड है, बहुत मजेदार चीजें हैं, समझना। आप लोगों ने सीओए अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है, अगर जो प्रीमियर वीडियोस थे अगर आपने वो देखे हैं तो आपको पता होगा, मैंने वहां पर एक टर्म यूज की थी, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड या प्रोसेस स्टेटस वर्ड, ठीक है। सो आपका जो पीएसडब्ल्यू रजिस्टर है, कौन सा रजिस्टर? पीएसडब्ल्यू, प्रोसेस स्टेटस वर्ड, ये जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर के अंदर एक बिट होती है, एक पर्टिकुलर बिट है जो सिर्फ और सिर्फ किस चीज को डिफाइन करने के काम में आती है? यहां पर बहुत सारी और भी चीजें होंगी, इस रजिस्टर के अंदर और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होंगी, लेकिन इस रजिस्टर में कहीं ना कहीं एक मोड बिट होगी। कैसी बिट? मोड बिट। तो ये जो मोड बिट है ये डिफाइन करती है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपका जो प्रोग्राम है वो किस मोड में एग्जीक्यूट हो रहा है। लेट्स अज्यूम कि अगर आपका एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, किसी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, और आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर ये जानने में इंटरेस्टेड हो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इस प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन हो रहा है वो किस मोड में हो रहा है। करंट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो करंट इंस्ट्रक्शन यूजर मोड में एग्जीक्यूट होने वाला इंस्ट्रक्शन है, या उस इंस्ट्रक्शन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की किसी स्पेसिफिक सर्विस की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब ये इंस्ट्रक्शन कर्नल मोड में एग्जीक्यूट होने वाला इंस्ट्रक्शन है। अगर आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर ये जानना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने प्रोग्राम स्टेटस वर्ड जो रजिस्टर है उसकी मोड बिट की वैल्यू को रीड कर सकते हो।
उसकी मोड बिट की वैल्यू को रीड कर सकते हो। अगर ये मोड बिट 0 होगी, इसका मतलब करंटली जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है वो किस मोड में हो रहा है? करंटली वो इंस्ट्रक्शन यूजर मोड में एग्जीक्यूट हो रहा है। और अगर इस बिट की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब करंटली जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है ये कर्नल मोड में एग्जीक्यूट हो रहा है। इफ एट ऑल यू आर interested in knowing that currently the current instruction is being executed in which mode, समझे बात को? तो सर सीओए नहीं पढ़ा है अभी, रैंकर्स आरपी सीओए नहीं पढ़ा है दैट्स ओके, बट जब पढ़ोगे तो आपको देखो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड इज कंप्लीटली अ टॉपिक ऑफ सीओए, तो समझना चीजों को। यहां पर मैंने कुछ अलग सा बता दिया क्या? मैंने कुछ ऐसा बता दिया क्या जिसको सीखने या समझने की जरूरत थी? नहीं, मैंने आपसे एक चीज बोली कि भाई ये जो रजिस्टर है इसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होगी जब आपको सीओए की नॉलेज भी होगी। ऑब्वियसली मैंने पहले ही बोला सीओए और ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्त हैं, वो एक दूसरे का हाथ कभी छोड़ते ही नहीं, तो एक दूसरे का यूज जीवन पर्यंत करते रहेंगे। ठीक है, तो ये एक रजिस्टर है जो हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम सीओए पढ़ते हैं, और वहां पर मुझको इस फील्ड को डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ती, समझना, क्योंकि ये जो बिट है इट इज प्योरली फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू, कि आप ये जानना चाहो कि आपका जो करंट इंस्ट्रक्शन है वो कर्नल मोड में एग्जीक्यूट हो रहा है या यूजर मोड में एग्जीक्यूट हो रहा है। इस चीज को जानने के लिए कर्नल स्टेटस मोड में कितने मोड होते हैं? बेटा एक ही मोड होता है, कर्नल मोड या यूजर मोड, दो ही मोड हैं। आपका जो प्रोग्राम है वो सिर्फ दो ही मोड में एग्जीक्यूट हो सकता है। आपका इंस्ट्रक्शन यूजर प्रोग्राम किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर दो में से किसी एक ही मोड में एग्जीक्यूट हो रहा होगा, या तो वो यूजर मोड में हो रहा होगा, इसका मतलब उसको ऑपरेटिंग सिस्टम की किसी भी स्पेसिफिक सर्विस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, या तो अगर उसको रिक्वायरमेंट होगी तो आप बोलोगे कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपका प्रोग्राम कर्नल मोड में एग्जीक्यूट हो रहा है। समझ गए? ज्यादा मत भागो, ज्यादा इधर उधर की चीजें मत, इससे क्या, ये क्या क्वेश्चन है? तो सबसे पहले आप जगत भैया क्या है कर्नल स्टेटस मोड में? कर्नल स्टेटस मोड, कर्नल स्टेटस क्या है पहले तो मुझको ये बताओ। और कर्नल स्टेटस का भी एक मोड है, वो क्या है? कर्नल मोड। सिंपली बोलो, कर्नल का एक स्टेटस नहीं है, कर्नल मोड में हो इसका मतलब आप ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज को यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। दो सिंपल सा फैक्ट है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, अगर कभी कोई मुझसे पूछे तो मैं ये चीज उनको बता सकता हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्या बोला मैंने? जनरली जो यूजर प्रोग्राम होगा उसका एग्जीक्यूशन किस मोड में होगा? यूजर मोड में। सो जस्ट नोट डाउन, इन जनरल यूजर प्रोग्राम, जो भी आपका यूजर का प्रोग्राम, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरनल प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा हूं। कौन से प्रोग्राम की बात हो रही है? जो भी किसी यूजर ने अपना एक एप्लीकेशन या अपना एक प्रोग्राम लिखा है उसकी बात हो रही है। सो इन जनरल यूजर प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स इन यूजर मोड। चलो अब आप लोगों का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जानने की कोशिश करता हूं। अगर मेरा प्रोग्राम करंटली यूजर मोड में एग्जीक्यूट कर रहा है तो इस पॉइंट ऑफ, समझना कहानी को, अभी मैं कुछ ऐसा काम कर रहा था कि अभी तक सारी चीजें नॉर्मल थी, मैं यूजर मोड में काम कर पा रहा था, लेकिन अचानक से मुझे कोई ऐसा काम करना है जिसमें मुझे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर रिसोर्स को एक्सेस करना है, जिसमें मुझे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर रिसोर्स को एक्सेस करना है। मैं अपने प्रोग्राम से कोई ऐसा काम करवाना चाहता हूं जब वो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर रिसोर्स को यूज करेगा, तो रिसोर्स उसको कौन देगा? रिसोर्स उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान दे सकता है सिस्टम के अंदर, और वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब अगर यूजर प्रोग्राम किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपके किसी रिसोर्स को यूज करना चाहता है तो फिर वो रिसोर्स उसको मिलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। और इसका मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर नीड होगी, सुनना अच्छे से, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर नीड होगी आपके एग्जीक्यूशन को यूजर मोड से कर्नल मोड में स्विच करने की। किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? यूजर मोड से कर्नल मोड में स्विच करने की। तो ये काम कौन करेगा, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये काम कौन करेगा? अगर मुझे यूजर मोड से कर्नल मोड में स्विच करना है तो ये कैसे होगा? कौन हेल्प करेगा इस काम के लिए? कि अगर आपका प्रोग्राम करेंटली यूजर मोड में एग्जीक्यूट कर रहा है और आप चाहते हो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर वो कर्नल मोड में चला जाए, तो इसके लिए आप क्या करोगे? करेक्ट आकाश, करेक्ट। तो आप लोगों ने ये टर्म सुनी होगी, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड दिस,
सिस्टम कॉल्स, यस और नो? सिस्टम कॉल्स। तो आपका यूजर प्रोग्राम जब भी अपना मोड स्विच करना चाहता है करंट मोड से किसी और यूजर मोड में, आपके यूजर मोड से कर्नल मोड में, तो वो एक सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट करता है। You can, Rajesh, interrupt is also a type of system call. Yes. Interrupt is a specific type of system call. In general, whatever is being used to switch the mode from user mode to kernel mode, we call it a system call. Interrupt is a specific type of system call. ओके चलो, सो ये होगा आपका सिस्टम कॉल। तो भाई अगर मुझे कभी भी यूजर मोड से कर्नल मोड में जाना है तो मैं यूज करूंगा सिस्टम कॉल। सो जस्ट नोट डाउन, system calls in general user program will execute in which mode? User mode. Now then system calls are used to switch the mode from user mode to kernel mode। तो भाई क्या होगा, जैसे ही आप किसी सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट करोगे, आपका जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का कंट्रोल है वो कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, और अब जो चीज यूज होगी वो होगी, कैन वी कन्वर्ट प्रोग्राम टू यूजर मोड? प्रोग्राम यार मुसाफिर, कैन वी कन्वर्ट प्रोग्राम टू यूजर मोड टू कर्नल मोड मैन्युअली? नो। मैन्युअली मीन्स व्हाट? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैन्युअली मीन्स व्हाट? अगर आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर यूजर प्रोग्राम को यूजर मोड से कर्नल मोड में स्विच करवाना चाहते हो तो देयर विल बी अ स्पेसिफिक पॉइंट जब आपको उस ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस की रिक्वायरमेंट होगी। तो जिस पॉइंट पर आपको जिस स्पेसिफिक सर्विस की रिक्वायरमेंट है, उस स्पेसिफिक सर्विस के करस्पॉन्डिंग जो भी सिस्टम कॉल डिफाइंड है, आप उस सिस्टम कॉल को अपने प्रोग्राम में लिख दोगे। समझे मुसाफिर? ऐसे मत सोचो कि मैन्युअली मीन्स, बात समझना, एक तो क्या है ना, कभी कभी आप लोग एकदम ही अब्रप्ट सी बातें करते हो। मैन्युअली मींस अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, अचानक से आप चलते हुए प्रोग्राम को बोलो कि हटो तुम यहां से, तुम यूजर मोड में एग्जीक्यूट नहीं करोगे, तुम कर्नल मोड में एग्जीक्यूट करोगे। नहीं बाबा, ऐसा नहीं होता है। जो चीज जिस चीज के पर्पस से बनाई गई है वो चीज सिर्फ उसी पर्पस से यूज होगी। ठीक है, तो ये बात समझ लो। ऐसा नहीं होगा कि एक इंस्ट्रक्शन था जो लिखा गया था यूजर मोड के पर्पस से, और आपका मन किया कि आज तो मैं अच्छा थोड़ा सा हैप्पी मूड में हूं तो मैं इस यूजर मोड के इंस्ट्रक्शन को कर्नल मोड में एग्जीक्यूट कराऊंगा। नो, इट्स नॉट इन योर कंट्रोल। आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन, सुनो अच्छे से, सीधी बात, आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का जो कंट्रोल है वो किसके पास है? आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है। देखो सेकंड पॉइंट हमने क्या लिखा है ना? चलो, तो ये छोटी छोटी सी चीजों के ऊपर अगर आप फोकस करोगे, यूजर एप्लीकेशन को ही, अरे दीप्ति सिंह, यूजर एप्लीकेशन को सिस्टम कॉल नहीं बोलते। यूजर एप्लीकेशन तो एक एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप है, चलो वो चल रहा है सिस्टम पे, चला दिया आपने, या तो आप ले लो आपका वीएलसी प्लेयर है, आपका वीएलसी प्लेयर है, तो ये क्या है? आपका वीएलसी प्लेयर एक यूजर एप्लीकेशन है, तो क्या ये एक सिस्टम कॉल है? नहीं ना बाबा, ऐसा थोड़ी होता है, कुछ भी थोड़ी चलेगा, है ना? सो सिस्टम कॉल्स आर यूज्ड टू स्विच द मोड फ्रॉम यूजर मोड टू कर्नल मोड। सो क्या होगा? whenever a system call will be executed, the control will be transferred from user mode to operating system. So just note down. Whenever a system call is executed, the control of the execution, or the control is forwarded to the operating system. इसका मतलब फ्रॉम नाउ ऑन, जब से आपने, मैं सिस्टम कॉल भी बताऊंगा कि क्या है, कैसे यूज होते हैं, आप लोगों ने यूज भी किए हैं, यू आर जस्ट कंफ्यूज्ड।
ठीक है, आप लोगों ने उनको यूज किया है, लेकिन क्योंकि हमको पता नहीं होता इसलिए हम लोग परेशान हो जाते हैं। सो व्हेनेवर अ सिस्टम कॉल इज एग्जीक्यूटेड, जब भी इस कॉल को एग्जीक्यूट करूंगा, आपका जो कंट्रोल होगा वो चला जाएगा किसके पास? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। ठीक है, नाउ सिस्टम कॉल हमेशा किस मोड में एग्जीक्यूट होगा? सिस्टम कॉल हमेशा कर्नेल मोड में एग्जीक्यूट होगा। सो आप एक्चुअल में क्या ना, थोड़ा सा तो कुछ आप कंफ्यूज भी हो, थोड़ा सा आप कुछ कंफ्यूज भी हो। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप बोलते हो एक सिस्टम कॉल, लेट्स अज्यूम कि मैं बोलता हूं फोर्क इज अ सिस्टम कॉल। आई होप आप लोगों ने ये सुना होगा, अगर नहीं भी सुना है तो कोई बहुत दिक्कत नहीं है, इसको हम बहुत डिटेल में, मतलब बहुत क्या, जितना रिक्वायर्ड है उतनी डिटेल में इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जब भी कोई सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट होगा तो ये आपके लिए एक इंस्ट्रक्शन है, ये आपके लिए सुनना, यही एक इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोगों ने अपने प्रोग्राम में एक इंस्ट्रक्शन लिखा है, लेकिन सीओए वाले बच्चे जानते हैं, सीओए वाले बच्चे क्या जानते हैं कि एक इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन में उसके बहुत सारे माइक्रो इंस्ट्रक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। हाँ ना, सीओए वाले बच्चों को ये पता है कि एक इंस्ट्रक्शन हमारे लिए एक इंस्ट्रक्शन हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में आपके जो आपका जो हाँ, आपका जो इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो इंस्ट्रक्शंस है। लेट्स सी, अगर मैं आपको कुछ ऐसा बोलता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, लोड R0, ये तो वही है, नहीं चलो ऐसा नहीं लिखते, इसको लिखते हैं। क्या ये आपके लिए एक इंस्ट्रक्शन है? समझना बात को। और यही चीज है, अगर आपने ये चीज समझ ली ना तो आपको सिंक्रोनाइजेशन में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने ये छोटी सी चीज समझ ली तो आपको सिंक्रोनाइजेशन का टॉपिक जब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बेसिक है, कुछ बेसिक चीजें जो मुझे आगे आगे जाकर के जरूरी होने वाली है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर ले रहा हूं। क्या आप लोगों के लिए एक सिंगल इंस्ट्रक्शन है? ऑब्वियसली जब मैं सी प्रोग्रामिंग में इस इंस्ट्रक्शन को लिखता हूं तो ये मेरे लिए एक सिंगल इंस्ट्रक्शन है, लेकिन इस इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन क्या सिर्फ एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन का यूज करके हो सकता है? नहीं हो सकता। अब बात समझने की कोशिश करना, सर क्यों नहीं हो सकता? काउंट की वैल्यू को ही तो इंक्रीमेंट करना है। यही तो दिक्कत है कि हम चीजों को समझते नहीं हैं। क्यों नहीं समझते? अभी समझाने की कोशिश करता हूं। अगर थोड़ा बहुत सीओए का, अगर आप लोगों को सीओए का बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको कोई भी बैकग्राउंड नहीं हो सीओए का तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस दिन आप वो चीज देख लोगे आपको ये चीज ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगी, है ना। तो अब देखो, सबसे पहले काउंट क्या है? आपने कहीं ना कहीं प्रोग्राम में इस काउंट को डिफाइन किया होगा, आपने कहीं ना कहीं प्रोग्राम में काउंट को डिफाइन किया होगा, तो आपके पास एक मेमोरी है। हाँ, उस मेमोरी में जब आपने काउंट को डिफाइन किया होगा तो काउंट को ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक मेमोरी लोकेशन अलोकेट की होगी, और इस एड्रेस को मैं काउंट का एड्रेस बोलता हूं, है ना। और इस एड्रेस पर रखी हुई जो चीज है, लेट्स अज्यूम कि वो 20 है, वो काउंट की वैल्यू है, वो काउंट की वैल्यू है। तो आपको जो काउंट की वैल्यू है उसको 1 से इंक्रीमेंट करना है, आपको जो काउंट की वैल्यू है उसको 1 से इंक्रीमेंट करना है। देयर इज मेनी इंस्ट्रक्शन लाइक ऐड एंड असाइन, राइट। सो आपको इस 20 की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करना है ना। बट प्रॉब्लम, ये एक अकेला इंस्ट्रक्शन, ये जो कंटेंट है ये कहां रखा हुआ है? मेमोरी में रखा हुआ है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट, अगर समझ लोगे तो मजा आ जाएगा। ये जो काउंट की वैल्यू है कहां रखी हुई है? मेमोरी में। सीपीयू जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है वो ऑपरेशन वो अपने रजिस्टर के अंदर जो कंटेंट अवेलेबल है उसके ऊपर परफॉर्म करता है, हाँ या ना। सीपीयू को, सुनो बात को, क्या बोला था हमने? सीपीयू को जब भी किसी डेटा की रिक्वायरमेंट होगी सबसे पहले सीपीयू उस डेटा को मेमोरी से सीपीयू के रजिस्टर में लेकर के आएगा, हाँ या ना। चलो, तो अब इसको काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है तो इसका सबसे बड़ा पंगा तो यह है कि ये मेमोरी लोकेशन पर रखे हुए डेटा को सीधे सीधे इंक्रीमेंट नहीं कर सकता। एलयू किसके पास है? एलयू सीपीयू के पास है। तो इंक्रीमेंट कहां होगा? इंक्रीमेंट सीपीयू में होगा। तो अगर इंक्रीमेंट सीपीयू में होगा तो ये जो डेटा है, काउंट की जो वैल्यू है, इसको पहले किसके पास आना पड़ेगा? इसको पहले आना पड़ेगा सीपीयू के पास। बोलो हाँ या ना। तो सबसे पहले इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले मुझको करना पड़ेगी, लोड करना पड़ेगा इस मेमोरी लोकेशन काउंट का
इस मेमोरी लोकेशन, ये काउंट जो भी एड्रेस है, इस मेमोरी लोकेशन काउंट का जो भी कंटेंट है उसको किसी ना किसी रजिस्टर के अंदर डंप करना पड़ेगा। जब तक ये वैल्यू रजिस्टर में नहीं आ जाती तब तक इसका इंक्रीमेंट नहीं होगा, है ना। नाउ आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन दिस वैल्यू ऑफ काउंट इज अवेलेबल इन दिस रजिस्टर आर नॉट। नाउ आई कैन एक्चुअली ऐड द कांस्टेंट 1 इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। आर नॉट की वैल्यू में 1 को ऐड करो और रिजल्ट को वापस से आर नॉट में स्टोर करवा दो। आर नॉट की वैल्यू में 1 को ऐड करो और रिजल्ट को वापस से आर नॉट में स्टोर करवा दो। नाउ आर नॉट की वैल्यू में जो डिजायर्ड वैल्यू है दैट इज 21 वो आ चुकी है, लेकिन आपको ये वैल्यू कहां अपडेट करनी थी? आपको ये वैल्यू तो काउंट के लिए जो मेमोरी स्पेस अवेलेबल है मेमोरी में उस पर अपडेट करनी थी। तो फाइनली आपको ये जो अपडेटेड वैल्यू है रजिस्टर आर नॉट की, इसको मेमोरी लोकेशन काउंट पर जाकर के स्टोर करा करके आना पड़ेगा। तो आपको समझ में आया? जिसको आप एक इंस्ट्रक्शन बोल रहे हो, वो आपके लिए एक इंस्ट्रक्शन है, बट अदरवाइज देयर इज अ सीरीज ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्ड इन दिस, राइट। सो सिमिलरली अगर आप बोल रहे हो कि ये एक फोर्क, सर ये क्या कहानी है, कितना बोलते हो आप, तो ये जो एक सिंपल फोर्क इंस्ट्रक्शन है, इस फोर्क का एग्जीक्यूट करने का अपना एक प्रोसेस होगा, अपना एक प्रोग्राम होगा, एक सिस्टम कॉल है, ठीक है। सो इट्स लाइक अ फंक्शन कॉल. It's a system call, but just like a function call. But this function is implemented in operating system. आपके जो फंक्शन है जिनको आप कॉल करते हो वो आप अपने ही यूजर स्पेस में इंप्लीमेंट करते हो, बट दिस फंक्शन इज इंप्लीमेंटेड इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो फंक्शन है इस सिस्टम कॉल के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन है, आपको उस फंक्शन के अंदर जितने सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है उन सबको एग्जीक्यूट कराना है। समझ गए? तो अब वो जो सारे के सारे सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है, तो अगर मैं फोर्क की बात करूं तो फोर्क कहीं ना कहीं तो इंप्लीमेंट हुआ होगा ओएस में, ये फोर्क कहीं ना कहीं तो इंप्लीमेंट हुआ होगा। तो ये मान लो कि फोर्क का इंप्लीमेंटेशन है, यहां पर ये बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, I1 I2 I3 एंड सो ऑन। तो फोर्क को एग्जीक्यूट कराने का क्या मतलब? फोर्क को एग्जीक्यूट कराने का मतलब है, सॉरी, फोर्क को एग्जीक्यूट कराने का मतलब है कि आपको ये सारे के सारे सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराना है। तो ये जो सारे के सारे सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये किसका हिस्सा है? ये सिस्टम कॉल का हिस्सा है। इसका मतलब ये जो सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, इनका जो एग्जीक्यूशन होगा वो किस मोड में होगा, बस इतना बता दो तो आपको समझ में आ गया। अगर ये सारे इंस्ट्रक्शन इस फोर्क सिस्टम कॉल का हिस्सा हैं, तो ये जो सारे इंस्ट्रक्शन हैं ये एक एक करके सीपीयू के ऊपर एग्जीक्यूट होंगे। तो इन इंस्ट्रक्शंस का जो एग्जीक्यूशन होगा वो किस मोड में होगा? कर्नल मोड में या यूजर मोड में? बोलो बोलो बोलो। कर्नल मोड में, राइट। सो दिस इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से दैट द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटिंग इन कर्नल मोड। इसका मतलब आपका सीपीयू उस पॉइंट ऑफ टाइम पर उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा है, जिनका जो फंक्शन है वो कहां डिफाइंड है? जिनका फंक्शन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफाइंड है ना। चलो कहानी ये थी सिस्टम कॉल की थोड़ी सी पिक्चर, समझेंगे, सब आता जाता रहेगा, जीवन में बहुत सारे कष्ट है भैया, धीमे धीमे आएंगे। तो क्या बोला हमने? whenever system call is executed the control is forwarded to operating system. now अभी मैंने क्या बोला? every system call is just like a function. अब याद करो, आपकी जो सी प्रोग्रामिंग में अगर आप उसमें कोई भी फंक्शन को कॉल करते हो, तो फंक्शन में देयर विल बी अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन, but what will be the last instruction of this function? बोलो बोलो बोलो। There will be a series of instruction in our function implementation, but what will be the last instruction of that function? डीपर लेवल पे समझने की कोशिश करो। आप इसको रट लोगे, मुझसे बोलोगे सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट्स इन कर्नल मोड, जिससे जाके पढ़ना है फिर उससे पढ़ लो। अगर तुमको ये रटना है ना तो फिर रट लो, फिर मेरी जरूरत नहीं है आपको, है ना। राजेश मेन नहीं बेटा, रिटर्न, है ना।
एवरी फंक्शन एंड्स विद अ रिटर्न इंस्ट्रक्शन, तो यहां पर होगा एक रिटर्न इंस्ट्रक्शन। अगर ये फंक्शन नहीं हो करके, ये एक यूजर मोड में इंप्लीमेंटेड फंक्शन ना हो करके अगर कोई सिस्टम कॉल होता तो भी तो फंक्शन ही होता। तो इस सिस्टम कॉल के एंड में भी एक इंस्ट्रक्शन होगा जिसको हम बोलते हैं रिटर्न। तो क्या बोला, व्हेन अ सिस्टम कॉल इज एग्जीक्यूटेड द कंट्रोल इज फॉरवर्डेड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम and when the return instruction of system call is executed and when return instruction of system call is executed, तो रिटर्न कर गए आप उस सिस्टम कॉल से, रिटर्न कर गए, इसका मतलब उसका जो काम था वो कंप्लीट हो गया। अगर उसका जो काम था वो कंप्लीट हो गया, इसका मतलब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से जो सर्विसेज चाहिए थी वो सर्विसेज आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ने दे दी। अब ज्यादा परेशान मत करो, ऑपरेटिंग सिस्टम बिजी आदमी है, आपका अकेले का काम थोड़ी ना है, उसके पास करने के लिए बहुत सारी और भी प्रोसेस बैठी हुई हैं, उनको भी मैनेज करना है ना। तो जैसे ही आपका रिटर्न इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, आपका जो मोड है, जो आपने सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट किया था, तो आपका जब आपने सिस्टम कॉल को कॉल किया था, तो आपका जो मोड था वो यूजर मोड से कर्नल मोड पे स्विच हो गया था। और जब आपका सिस्टम कॉल पूरा एग्जीक्यूट होकर के रिटर्न मारेगा, तो आपका जो मोड है वो वापस से कर्नल मोड से फिर से यूजर मोड में आ जाएगा। इसका मतलब सिस्टम कॉल के बाद के जितने इंस्ट्रक्शन होंगे यूजर एप्लीकेशन में, सिस्टम कॉल के बाद के जितने भी इंस्ट्रक्शन होंगे यूजर एप्लीकेशन में, वो सारे वापस से यूजर मोड में एग्जीक्यूट होंगे। सो व्हेन रिटर्न इंस्ट्रक्शन ऑफ सिस्टम कॉल इज एग्जीक्यूटेड, देन मोड इज switched back to यूजर मोड। क्लियर भैया इतनी कहानी सबको? बोलो बोलो बोलो, इतनी कहानी, सिस्टम कॉल का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया कि ये कैसे काम कर रहा है? क्या ये समझ में आया कि ये कैसे काम कर रहा है? माहौल बना दो गाइस। क्या बोल रही है गेट एकेडमी? सुनते नहीं हो यार, तुम लोग गंदे बच्चे हो। सब लोग बोल रहे हैं माहौल बनाओ, आप लोग फोकस ही नहीं कर रहे हो। दिल विल बनाओ थोड़ा सा, सर को फील आए कि हाँ माहौल बन रहा है, माहौल बनाएंगे और माहौल बनाना हमारी जिम्मेदारी है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। तो भाई इतनी कहानी हो गई। अब मैं थोड़ा सा आपको एक वो दे देता हूं कि सिस्टम कॉल कैसा दिखता है। तो लेट्स एज्यूम कि मैं एक थोड़ा सा एक डमी और एक सूडो कोड लिख देता हूं। लेट्स एज्यूम दैट दिस इज आवर मेन प्रोग्राम। उसमें लिखा है इंट ए बी सी। आपने सी के अंदर वैल्यू डाल दी ए प्लस बी की, बाहर में जाने दो। क्या इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की किसी रिक्वायरमेंट की जरूरत है? नहीं, इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की किसी रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। बट एट मोमेंट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगेन मैं यही सिस्टम कॉल यूज कर लेता हूं, फोर्क। फोर्क क्या करता है? फोर्क इज अ सिस्टम कॉल जो आपकी जो प्रोसेस है उसकी एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है। फोर्क क्या करता है? आपकी जो प्रोसेस है उसकी एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है ना। एंड कर्नल मोड इज फॉर वेरिएबल मेमोरी एलोकेशन आल्सो। बेटा मेमोरी एलोकेशन का काम और ये सब काम कौन करता है? किस प्रोसेस को कौन सी मेमोरी एलोकेट होगी, ये मेमोरी एलोकेशन का काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो वेरिएबल को दो या पूरे के पूरे प्रोग्राम को दो, पूरे के पूरे प्रोग्राम को समझना, पूरे के पूरे प्रोग्राम को जो मेमोरी एलोकेशन होगी उसका काम किसका है? जो फ्रेम्स हैं, आप लोगों ने शायद ऑपरेटिंग सिस्टम इतना पढ़ा होगा कि आपके पास लॉजिकल एड्रेस स्पेस, इसका मतलब जो हार्ड डिस्क है, जो सेकेंडरी मेमोरी है, उसमें पेजेस, उसके अंदर पेजेस होते हैं एंड दोस पेजेस आर स्टोर्ड, वो आपकी प्रोसेस के पेजेस होते हैं, दोस पेजेस आर स्टोर्ड इन दी फ्रेम्स ऑफ मेन मेमोरी। तो वो जो फ्रेम्स हैं, आपका किसी प्रोसेस का पेज मेन मेमोरी की किस फ्रेम में जा सकता है, वो फ्रेम उसको किसने डिफाइन करके दी है? ओके आप पूछ रहे हो और फंक्शन स्टैक मेमोरी एलोकेशन। देखो ओवरऑल मेमोरी स्पेस अलोकेट होता है, बात समझना। आपका जो पूरा किसी प्रोसेस के लिए मेमोरी स्पेस अलोकेटेड है
वो पूरा का पूरा स्पेस किस तरीके से एलोकेट होता है भूल जाते हो। आपका एक ये प्रोसेस है, ये मेमोरी है, ये मेमोरी है। अब ये सारी की सारी फ्रेम्स हैं। दिस मेमोरी स्पेस इज एलोकेटेड टू लेट्स से दी प्रोसेस P1। समझना बात को। दिस इज अ मेमोरी स्पेस विच इज एलोकेटेड टू अ प्रोसेस P1। कहानी क्या, ये मत सोचो कि कौन सा डेटा कहां जाएगा। दिस आर दी फ्रेम्स, ये जो फ्रेम्स हैं ये इस प्रोसेस P1 को एलोकेटेड हैं। अब आपके ये जो फ्रेम्स है इसमें क्या होगा, इसमें प्रोसेस P1 का डेटा भी रखा होगा, इसमें प्रोसेस P1 के इंस्ट्रक्शन भी रखे होंगे, इसमें इस प्रोसेस P1 के लिए आपने स्टैक का लिए भी स्पेस एलोकेट किया होगा, आपने इसके अंदर इसको हीप में भी स्पेस एलोकेट किया होगा। तो ये जो है ये आपका फिक्स स्पेस है, ये आपका अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करता है, स्टैक ग्रो करेगी। तो अगर आपको स्टैक की जरूरत है तो जो आपको स्टैक के अंदर जो स्पेस मिल रहा है, सुनना बात को, आप समझो चीजों को, आपको स्टैक के अंदर जो स्पेस मिल रहा है, दिस स्टैक इज एक्चुअली कंटिन्यूअस, स्टैक इज एक्चुअली कंटिन्यूअस। सो दैट्स द आइडिया। इस स्टैक में जो आपको स्पेस मिल रहा है वो स्पेस आपने बोल रखा है कि भाई इतना मैंने मैक्सिमम, लेट्स एज्यूम कि इसको मैंने 200 MB का डेटा दिया, 200 मेगाबाइट का स्पेस इस प्रोसेस को अवेलेबल है, और लेट्स एज्यूम कि इसको 100 मेगाबाइट डेटा को स्टोर करने में लगता है, 50 मेगाबाइट इंस्ट्रक्शन को स्टोर कराने में लगता है। तो इसके पास जो हीप एंड स्टैक के लिए स्पेस अवेलेबल है वो सिर्फ कितना स्पेस अवेलेबल है, 50 MB। तो अब इस 50 MB में से ये किसी भी डायरेक्शन में ग्रो कर सकती है। इस 50 MB में आपकी स्टैक किसी भी डायरेक्शन में ग्रो कर सकती है। इसका जो एलोकेशन था कि आप किस स्पेस को यूज कर सकते हो, ये एलोकेशन कि आप किस स्पेस को यूज कर सकते हो स्टैक के अंदर चीजों को, आपका जो जो फंक्शन कॉल्स हैं उनको, जब आप फंक्शन एक्चुअल में जब भी आप किसी फंक्शन कॉल को करोगे तो इसी स्टैक के अंदर तो उसका रिटर्न एड्रेस स्टोर करके रखोगे। जब आप किसी फंक्शन कॉल को करोगे तो करंट प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू की स्टैक में जाती है, या हाँ या ना। तो वो कौन सी स्टैक होगी, इस प्रोसेस के लिए जो स्टैक के लिए स्पेस एलोकेट हुआ है उसी स्टैक के अंदर वो आपका करंट प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को पुश किया जाएगा। सो द आइडिया इज प्रोसेस को जो मेमोरी स्पेस अवेलेबल है वो पहले से डिफाइंड है कि भाई आप इसके अंदर जा सकते हो। अब इसके अंदर से जो एलोकेशन होगा, यहां पर ये जो एलोकेशन है स्टैटिक है, यहां पर ये आप इसको डायनेमिकली एलोकेट एंड डी एलोकेट कर सकते हो। क्लियर, क्लियर है भाई। तो चीजों को थोड़ा सा हर लेवल पे समझने की कोशिश करो, ऐसे मत करो कि कौन एलोकेट करेगा। ये प्योरली दिस इज प्योरली अ टॉपिक ऑफ कंपाइलर डिजाइन, दिस प्योरली अ टॉपिक ऑफ कंपाइलर डिजाइन। वापस आते हैं यहाँ पर देखना। तो फोर्क क्या करता है, फोर्क एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है। इसका मतलब जितना स्पेस इस प्रोसेस को रिक्वायर्ड होगा एग्जैक्टली उतना ही प्रोसेस आप एक उतनी ही सेम कोड की एक दूसरी प्रोसेस बना दोगे और उसको मेमोरी में कहीं और स्टोर करोगे, मेन मेमोरी में ही किसी सेपरेट लोकेशन पर वो स्टोर होगी, हाँ या ना। तो जैसे ये फोर्क होगा तो ये चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेगा, इसी प्रोसेस की एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करेगा और उस डुप्लीकेट कॉपी को मेमोरी में एक नया स्पेस एलोकेट किया जाएगा। कुछ चीजें डिफरेंट होंगी कि उसका प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या होगी एंड ऑल दैट वी विल सी व्हेन वी विल डिस्कस द कांसेप्ट ऑफ फोर्क, लेकिन अभी मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। तो इसका मतलब जैसे ही एक नई प्रोसेस क्रिएट की जाएगी इसका मतलब मेमोरी की एलोकेशन होगी, हाँ या ना। जैसे ही एक नई प्रोसेस क्रिएट की जाएगी इसका मतलब मेमोरी का एलोकेशन होगा। अब मेमोरी कौन एलोकेट करेगा, फोर्क बोलता है चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करो, फोर्क बोलता है, डब्बू बोलता है चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करो। तो एग्जैक्ट सेम चाइल्ड प्रोसेस यहां पर क्रिएट हो जाएगी, लेकिन ये तो मेमोरी की रिक्वायरमेंट है। तो ये मेमोरी स्पेस कौन एलोकेट करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसलिए ये क्या करवाता है, ये मेमोरी स्पेस को एलोकेट करवाता है, एक नई प्रोसेस क्रिएट करवाता है। ये क्या है, दिस इज अ सिस्टम कॉल। चलो अब ये फोर्क क्या कर रहा है, लेट्स अज्यूम कि इसका जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो है प्रिंट एफ हेलो, टिक। तो ये तो एक सिस्टम कॉल है। मुझे ये बताओ प्रिंट एफ क्या एक सिस्टम कॉल है, क्या प्रिंट एफ अपने आप में एक सिस्टम कॉल है, ये बताओ, बोलो बोलो बोलो, क्या प्रिंट एफ अपने आप में एक सिस्टम कॉल है, बोलो भाई, पढ़ा है ना इतना तो आपने, क्या प्रिंट एफ भी एक सिस्टम कॉल है। नो सर,
प्रिंटफ अपने आप में एक सिस्टम कॉल नहीं है। प्रिंटफ इज बेसिकली एपीआई जो आपके सी लाइब्रेरी में इंप्लीमेंटेड है, लेकिन प्रिंटफ क्या करता है, इंटरनली एक सिस्टम कॉल को इन्वोक करता है। कौन सा सिस्टम कॉल? प्रिंटफ अपने आप में एक सिस्टम कॉल नहीं है। प्रिंटफ अपने आप में एक सिस्टम कॉल नहीं है, लेकिन प्रिंटफ क्या करना चाहता है? प्रिंटफ मॉनिटर पर कुछ राइट करना चाहता है, हाँ या ना? प्रिंटफ क्या करना चाहता है? मॉनिटर पर कुछ राइट करना चाहता है। इसी तरह से स्कैनफ क्या करना चाहता है? कीबोर्ड से कुछ रीड करना चाहता है। स्कैनफ क्या करना चाहता है? कीबोर्ड से कुछ रीड करना चाहता है, हाँ या ना? तो अगर आप कीबोर्ड से कुछ रीड करने की कोशिश कर रहे हो, तो रीड करने के लिए स्कैनफ के करस्पॉन्डिंग जो सिस्टम कॉल इन्वोक होगा, इसका मतलब स्कैनफ जब भी एग्जीक्यूट होगा तो वो एक सिस्टम कॉल को इन्वोक करेगा, दैट इज रीड सिस्टम कॉल। प्रिंटफ जब भी इन्वोक होगा वो क्या करना चाहता है? वो राइट करना चाहता है। नाउ आप रीड किस चीज से कर रहे हो? आप रीड कर रहे हो कीबोर्ड से, दैट इज अ हार्डवेयर। तो अगर आप हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करवाना, इसका मतलब हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करना। हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करना मतलब रिसोर्स को यूज करना। रिसोर्स को यूज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन आपकी हेल्प कर सकता है? रिसोर्स को यूज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सिस्टम कॉल आपकी हेल्प कर सकता है। मत करो यार गाइस, छोड़ो। हाँ ठीक है। सो इनडायरेक्टली अगर बोले तो प्रिंटफ अपने आप में एक सिस्टम कॉल नहीं है, लेकिन ये इंटरनली राइट सिस्टम कॉल को यूज करता है, और ये राइट सिस्टम कॉल आपके आउटपुट को मॉनिटर पर प्रोड्यूस कराने में काम आता है। क्लियर? तो सिस्टम कॉल की पिक्चर खत्म। सिस्टम कॉल की पिक्चर हो गई खत्म। क्लियर? तो यहां पर हमने क्या समझ लिया भाई? यूजर मोड समझ में आ गया, कर्नल मोड समझ में आ गया, यूजर मोड समझ में आ गया, कर्नल मोड समझ में आ गया, कैसे यूजर मोड और कर्नल मोड के बीच में स्विच होता है ये समझ में आ गया, कौन सी चीजें यूजर मोड में एग्जीक्यूट होंगी ये समझ में आ गया, कौन सी चीजें कर्नल मोड में एग्जीक्यूट होंगी ये समझ में आ गया, कैसे चीजें होंगी वो भी समझ में आ गया। अब एक छोटा सा बेसिक सा काम, गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? देखो ये डिफरेंट है प्राइमरी गोल्स। तो आपके जो मेन प्राइमरी गोल्स हैं वो दो हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है एफिशिएंसी, दूसरा है कन्वीनियंस। जिन लोगों ने दोनों सिस्टम्स यूज किए होंगे, कौन कौन से दोनों सिस्टम? लिनक्स एंड विंडोज, उनको पता होगा। क्या लाइनक्स की जो प्राइमरी लाइनक्स का जो डेवलपमेंट है वो उस चीज को माइंडसेट में रख के किया गया है कि उसका जो प्राइमरी गोल है वो एफिशिएंसी पे फोकस्ड है, कि चीजें एफिशिएंट होनी चाहिए। लेकिन विंडोज का जो डेवलपमेंट है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का जो डेवलपमेंट है, वो इस चीज को डिफाइन करते हुए किया है कि यह चीजें यूजर के लिए आसान हो। इसीलिए आप में से ज्यादातर लोग, विंडोज इतना पॉपुलर क्यों है? विंडोज पॉपुलर इतना इसीलिए है क्योंकि वो बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, वो यूजर की कन्वीनियंस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करता है। तो ये दो ही हमारे प्राइमरी गोल है कि एफिशिएंसी एंड कन्वीनियंस। सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू लिनक्स। अगर आप मुझसे कोई बोलोगे कि लिनक्स का प्राइमरी गोल क्या है, एफिशिएंसी कन्वीनियंस, तो विंडोज का प्राइमरी गोल क्या है? दोनों अलग अलग चीजों पर फोकस करते हैं। दोनों चीजें सर दोनों बेस्ट नहीं कर सकते, पैसा बढ़ता है ना बाबा, पैसा बढ़ता है। अगर दोनों चीजों को साथ में चाहोगे कि एफिशिएंट भी हो, तो मैक ले लो जाकर के, बढ़ाना पैसा, बढ़ गया ना पैसा। चलो कुछ सेकेंडरी गोल्स भी हैं, या तो बहुत सारे हो सकते हैं, इसमें तो लिखते जाओ वाली कहानी है ना? तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट कोई पूछ ले कि व्हाट आर द प्राइमरी गोल्स, सो दिस टू आर द प्राइमरी गोल्स। अदरवाइज अगर मैं सेकेंडरी गोल्स की बात करूं, तो आप चाहोगे कि आपका सिस्टम रिलायबल रहे, है ना? फिर आप चाहोगे कि आपका सिस्टम स्केलेबल रहे, फिर आप चाहोगे कि आपका सिस्टम पोर्टेबल रहे, operating system. So basically, so you can define number of secondary properties. So that's it. Clear? चलो भैया, तो एक जो काम था वो खत्म हुआ। तो हमने क्या क्या देखा अभी तक? मैंने सिर्फ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन दी, मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन दी। देखो यही ब्यूटी है, सिस्टम के अंदर से सारी चीजें अपने आप निकल के आती है। मैंने जब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन दी, तो आपको पता चला कि भैया यार गाइस, जस्ट 1 मिनट,
क्या बोला हमने? हाँ, तो हमने इसका डिस्कशन किया तो हमने बोला ये तो है एक इंटरफेस, लेकिन इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये रिसोर्स को मैनेज करने के काम में आता है, ठीक है? तो दैट वाज अ सिंपल थिंग कि ये रिसोर्स को मैनेज करने में काम में आता है, लेकिन जो मैनेज करने के लिए जो चीज थी हमने बोला वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेसिकली कर्नल। तो इसी का काम क्या था? इसका काम था रिसोर्स को मैनेज करने का, या हार्डवेयर इज आल्सो रिसोर्स, तो उसका था मैनेज रिसोर्स को मैनेज करने का काम। तो ये काम हो कैसे रहा था? ये काम ऐसे हो रहा था कि आपका जो यूजर प्रोग्राम है वो दो मोड में एग्जीक्यूट कर सकता था। कौन कौन से? यूजर मोड एंड कर्नल मोड। तो यूजर मोड इसका मतलब उसको ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज की रिक्वायरमेंट नहीं थी, कर्नल मोड में उसको ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज की रिक्वायरमेंट थी। तो अगर कभी भी ये स्विचिंग होगी तो किसके थ्रू होगी? सिस्टम कॉल्स के थ्रू होगी। सिस्टम कॉल क्या है? जब भी कोई सिस्टम कॉल होगा तो आपका मोड यूजर मोड से कर्नल मोड में चला जाएगा। हर सिस्टम कॉल एक फंक्शन की तरह है, तो वो रिटर्न करेगा। जब भी वो रिटर्न करेगा तो आपका जो मोड है वो वापस से कर्नल मोड से यूजर मोड में आ जाएगा। इतनी कहानी खत्म। फिर हमने गोल्स देख लिए, थोड़ी सी बात, गंदी सी बात। चलो अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके ऊपर फोकस करना शुरू करते हैं। क्या? यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अभी तक हमने बेसिक देखा, अब हम बैकग्राउंड देखते हैं। यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सो टेल मी, व्हाट इज मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड व्हाट इज यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम? बेसिक डिफरेंस फटाफट से बता दो कि आपको क्या लगता है, नाम से आपको क्या लगता है कि यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा, क्या होगा, और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा? स्केलेबल, जिसको आप, स्केलेबल का मतलब ये कि आप उसको और हमेशा इंप्रूव करने का उसमें स्कोप हो, है ना, चीजों को और ज्यादा स्केलेबल बनाया जा सके। हाँ बिल्कुल, अपडेटिंग सिस्टम एज पर नीड। क्या बोला मैंने? व्हाट इज यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड व्हाट इज मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों रिस्पांस देना पड़ेगा, ऐसे डल रिस्पांस के साथ पढ़ाने में बिल्कुल मजा नहीं आता है। रिस्पांस दोगे तो ही चमकेगा, तो ही मजा आएगा, एंड द सब्जेक्ट विल बिकम मोर इंटरेस्टिंग एंड आई विल बी एबल टू डिलीवर मोर। जितना आप मुझसे, देखो मेरे पास बहुत सारा है, अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो मैं ऊपर ऊपर से पढ़ा के निकल लूंगा, अच्छे से पढ़ोगे तो मैं बहुत कुछ दे सकता हूँ। बोलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम? सर इतना क्यों पूछ रहे हो? छोटी सी तो बात है। हाँ छोटी सी बात है, लेकिन कई लोगों को एक बहुत जरा सा कंफ्यूजन रहता है, और मैं चाहता हूं कि वो कंफ्यूजन किसी को ना रहे। बोलने के बाद तो खत्म हो ही जाएगा, बट अगर आप सेल्फ रियलाइज करोगे तो वो ज्यादा इजीली खत्म होगा। चलो, तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मल्टी प्रोग्रामिंग यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में लोग बोलते हैं सर एक प्रोसेस एक टाइम पे, हाँ है ना। यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में लोग मुझे जो जवाब देते हैं वो बोलते हैं सर एक प्रोसेस एक टाइम पे। और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की जैसे ही बात आती है तो लोग बोलते हैं सर मल्टीपल प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट एट द सेम टाइम, हाँ है ना। क्या यही आपका भी जवाब? मल्टीपल प्रोसेस कैन बी क्यूड एंड अ प्रोसेस स्विचिंग व्हाइल एग्जीक्यूशन, यूनी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नॉन प्रोग्राम एट अ टाइम, मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस कैन हैंडल मल्टीपल प्रोसेस एट अ टाइम, यूनी प्रोग्रामिंग टाइम ओनली वन प्रोसेस एग्जीक्यूट एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। बोला रे बाबा, यही तो चाहिए था मुझको, यही तो चाहिए था। मुझे पता है कि लोगों के मन में ये डाउट है। किशन का जो जवाब है वो ये है कि सर, और आप में से कितने लोग इस जवाब के ऊपर एग्री करते हैं? बस यस और नो बोलिएगा। कितने लोग इस जवाब के ऊपर एग्री करते हैं? सिर्फ वो चीज बोलना है, जो बोल रहा हूं उसको अच्छे से सुनना। इन यूनी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम एट अ टाइम ओनली वन प्रोसेस एग्जीक्यूट्स। क्या लिखा है? इन यूनी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम एट अ टाइम ओनली वन प्रोसेस एग्जीक्यूट्स, and in multi-programming more processes executes at the same time. In uni-programming operating system at a time only one process executes, and in multi-programming operating system more processes executes at the same time. कितने लोग इस चीज को एग्री करते हैं? सिर्फ यस एंड नो, सिर्फ यस एंड नो। राजेश, अगर ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा। देखो इसलिए बोल रहा हूं, चीजों की इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है।
ध्रुतिक ने बोला यस। सर आई एम पीडी कोर्स स्टूडेंट, सर प्लीज टेल मी हाउ टू स्टडी ओएस प्रोवाइडेड बाय यू। बेटा लक्ष्मीकांत, मैंने तो ओएस प्रोवाइड ही नहीं किया। मैंने कहाँ प्रोवाइड किया? मतलब देखो, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम रिकॉर्डेड कोर्स में अवेलेबल नहीं है। सो पीडी वाले जितने स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ के लिए बात कर सकते हैं। रिकॉर्डेड मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं। सो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट कि मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको रिकॉर्डेड उसमें अवेलेबल नहीं होगा। एटलीस्ट इस साल तो नहीं होगा, क्योंकि अभी तक वो वाली प्रोसेस में मैं आया नहीं हूँ। ठीक है, बाकी अगर आप वो देखो कि आप लाइव ऐप पे उस चीज़ को कैसे देख सकते हो, क्योंकि लाइव ऐप पे तो अभी ये चल ही रहा है ना। तो भाई बहुत सारे लोगों ने यस बोला। जगत ने बोला यस, प्रणीता गांगुली ने बोला यस, ध्रुतिक ने बोला था यस, है ना। यहाँ पर भी कई सारे लोगों ने बोला यस, लेकिन जितने लोगों ने बोला यस वो सारे गलत हैं। जितने भी लोगों ने बोला यस वो सारे लोग गलत हैं। क्यों गलत है समझना। यूनिप्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम and multi-programming operating system has nothing to do with the number of processes executing at the same time. Why? I did not say uniprocessor operating system and multi-processor operating system. See, there is only one process until and unless, जान लो, समझ लो, गांठ बांध के रख लो, जब तक कि क्वेश्चन में कोई ये चीख चीख कर ना कह दे। क्या? जब तक कि क्वेश्चन में कोई आपसे ये चीख चीख कर ना कह दे कि भैया हमारा जो प्रोसेसर है, हमारा जो सिस्टम है वो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है, जब तक कोई एक्सप्लिसिटली ये लिख ना दे कि हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेसर हैं, बाय डिफॉल्ट आपका गेट का हर क्वेश्चन कंसर्न्ड होगा यूनिप्रोसेसर सिस्टम से। यूनिप्रोग्रामिंग नहीं बोला, मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं बोला, आई सेड यूनिप्रोसेसर सिस्टम से। इसका मतलब आपके वो जो सिस्टम्स हैं, जिन अगर क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली लिखा ना जाए तो आपको हमेशा ही ये कंसिडर करके चलना है कि आपके सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेसर है। अपनी मर्जी से दूसरा प्रोसेसर साइड में मत लगाने लगना। ठीक है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी सिस्टम आप अपने घर में यूज करते हो, जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी दाएं बाएं हो सकती हैं, बिकॉज नाउअडेज एवरीबॉडी इज यूजिंग मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, तो चीजें थोड़ी सी अलग लग सकती हैं जैसा वहां पर होता है और जैसा हम यहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन हमको जो पढ़ना है फ्रॉम द गेट पॉइंट ऑफ व्यू, उसके अंदर हमको सिर्फ और सिर्फ यूनी प्रोसेसर सिस्टम डिस्कस करने हैं। नाउ अब अगर प्रोसेसर ही एक है, सुनना, अगर प्रोसेसर ही एक है तो एक प्रोसेसर एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस को ही अलॉट किया जा सकता है। तो अगर एक प्रोसेसर एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोसेस को अलॉट किया जा सकता है तो एक साथ एक से ज्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट कैसे होंगी? You did not say that multiple processes resides in the main memory. Uniprogramming operating system and multi-programming operating system का जो basic difference है वो ये है कि in uniprogramming operating system only one process can reside in the main memory, whereas in multi-programming operating system multiple processes may reside in the main memory at the same time, but at most one of those many processes can execute on the CPU because there is only one CPU. Yes or no? Clear है? क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या बोल रहा था, क्या बेसिक डिफरेंस है किशन? अब ये प्रियम्पशन के झोल में मत फंसाओ मुझको, है ना। जो बोला था किशन उसका जवाब मैंने आपको दिया है। अभी आप चीजों को कंफ्यूज करने की कोशिश मत करो, कंफ्यूज नहीं होता, तुम कंफ्यूज होगे फिर मुझे करोगे, है ना। तुम्हारा भी टैलेंट है ये, बोले सर को लपक लो, सर अपन को पकड़े, सर को लपक लो, अपने को कुछ नहीं बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम, जस्ट नोट डाउन।